हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। सो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ये आपका यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है। फिर हम जो है पूरी बुक में से, जो आपकी बुक है उसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका 1 लाइनर एक वीडियो लाने वाले हैं। तो उस कुछ देखना या मत देखना, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जो कि पार्ट 4 के नाम से आएगी। ठीक, देखिए एमसीक्यू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको याद कर लीजिए। यह है एक क्रो एवं क्रो के अनुसार है कि जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। इस विधि को नैदानिक विधि कहते हैं। देखिए, याद करने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो कारण का निदान लिख रहा है, कारण का निदान, सो का में यहाँ पर का रहा है और क्रो में भी का आ रहा है, तो क्रो एवं क्रो कारण का निदान, क्रो एवं क्रो कारण का निदान, इस तरह से याद कर सकते हैं। या फिर को नैदानिक विधि भी कहते हैं। तो क्रो एवं क्रो को नैदानिक विधि कहते हैं। आप यहाँ कारण का निदान जहाँ भी आपको दिख जाए तो का से क्रो एवं क्रो लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्सलर के अनुसार व्यक्ति अध्ययन एक व्यक्ति का विस्तृत अध्ययन है, जिसका प्रयोग अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के समायोजन में सुधार करना है। ये कहा है टेक्सलर ने। किसने कहा है? टेक्सलर ने कहा है। अब आप इसे कैसे याद करेंगे कि व्यक्ति का अध्ययन करना है तो टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। यहाँ पर मैं याद करने के लिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, याद नहीं कर पाते, इतना भूल जाते हैं। तो अगर आप एक पॉइंट पकड़ लेंगे इसमें से कोई भी, तो आसानी से याद हो जाएगा। व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो टैक्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉलसनिक के अनुसार है, यह निरीक्षण 2 रूपों में किया जाता है। एक औपचारिक रूप में, यानी कि फॉर्मल फॉर्म में, और दूसरा अनौपचारिक इनफॉर्मल फॉर्म में किया जाता है। तो किसने कहा है? कॉलसनिक ने कहा है। और आपको ये याद होगा कॉलसनिक ने कितनी अवस्थाएं बताई थी बाल विकास की? तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, जो कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है। तो ये किसका कथन है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, रॉस का है, या फिर कैरल का है? तो विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है। जहाँ भी आपको दिखे निरंतर और क्रमशः में सा आ रहा है तो इसको पकड़ लेना। यहाँ पर स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं बेसिकली उन्हें तो आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी डेफिनेशंस पेपर में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगला है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो कोहलबर्ग, या फिर स्किनर, या एरिक्सन, या फिर जीन पियाजे द्वारा। किसके द्वारा की गई है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा की गई है। जीन पियाजे द्वारा बताई गई 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है। 4 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। संवेदी गामक अवस्था, या फिर संवेदी
पेशी अवस्था, ठीक है। सेंसरी मोटर, ये जो इन्होंने बताई है 0 से 2 वर्ष, यहाँ पर 0 से 2 वर्ष भी हो सकता है, जन्म से 2 वर्ष भी हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15, ठीक है। ये क्रम याद रख लीजिएगा। ये अगर 7 से 11 ना हो ऑप्शन में तब आप इसे लगा सकते हैं 7 से 12, 11 से 15 ना हो तब आप 12 से 15 लगा सकते हैं। तो ये क्रम है, ठीक। बौद्धिक विकास की जीन पियाजे द्वारा पता चल गई होंगी, ठीक। यहाँ पर ये समझिए थोड़ा। टर्मन ने अपने अध्ययन, जिसमें बालक के पहली बार बोलने और चलने का अध्ययन किया, के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि, ये समझिए यहाँ पर, 13वें मास में चलने वाले बालक प्रखर बुद्धि, 13वें मास में चलने वाले प्रखर बुद्धि और 14वें मास में चलने वाले सामान्य बुद्धि, 22वें मास में चलने वाले मंद बुद्धि और 23वें मास में चलने वाले मूढ़ बुद्धि, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखिए आपको पहले ये याद रख लेना है 13 और 14, ठीक, 22 और 23 ये याद रखिए सबसे पहले, यानी कि 13, 14 और 22, 23। 13 में प्रखर बुद्धि, 14वें मास में सामान्य बुद्धि और 22वें मास में मंद बुद्धि और 23वें में मूढ़ बुद्धि। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि इसी क्रम में, इसी प्रक्रिया पर बोलने, इसी प्रकार बोलने की प्रक्रिया में क्रमशः 11, 16, 34 और 51, देखिए 11 वाले, 11 में प्रखर बुद्धि और 16 सामान्य बुद्धि, 34 मंद बुद्धि और 51 मूढ़ बुद्धि, ठीक। ये आपकी बुक में दे रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यानी कि निरंतरता के सिद्धांत से जो विकास है कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत और विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, जो विकास है उसमें वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्मृति, स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा या समायोजन। राइट आंसर है स्नायुमंडल, स्नायुमंडल करेक्ट आंसर है शारीरिक विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास परिमाणात्मक परिवर्तन है और विकास व्यवहारिक परिवर्तन भी है। तो परिमाणात्मक और व्यवहारिक दोनों हैं, विकास और सतत प्रक्रिया भी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है।
मानव अभिवृद्धि का अर्थ मानव की शारीरिक वृद्धि से है। यहाँ पर अभिवृद्धि जो है वो वृद्धि का ही, यहाँ पर ये जो अभिवृद्धि है वो वृद्धि है, ठीक है। तो अभिवृद्धि भी लिखा आ सकता है और वृद्धि भी लिखा आ सकता है। तो इसका अर्थ मानव की शारीरिक वृद्धि से है। किससे? शारीरिक वृद्धि से है। मानव अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, यानी कि जो विकास है वह गुणात्मक होता है और अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ठीक। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। वृद्धि आपका अगर शरीर है तो आप बढ़ते थोड़ी नहीं रहेंगे, वृद्धि आपकी शरीर की होती थोड़ी नहीं रहेगी। विकास होता है जीवन पर्यंत, लेकिन अभिवृद्धि नहीं होती है। तो ऑप्शन सा आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये और ये दोनों ठीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कोटेशन है, जब शरीर परिपक्व हो जाता है, जब शरीर परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे समय में विकास प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन ज्ञान और कौशल सीखता है। यह कथन किसका है? तो देखिए, जब शरीर परिपक्व हो जाता है, जब शरीर परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व यानी कि हम कहेंगे कि जब शरीर बड़ा हो जाता है, क्या हो जाए? बिग। बिग का कथन है कि जब शरीर बिग परिपक्व हो जाता है, बिग हो जाता है, तो विगहस्ट का कथन है ये। नेक्स्ट है, ये आपको बता चुके थे हम पहले भी, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ है यह विकास सिर से पैर की ओर, ठीक है। ऑप्शन सा आपका राइट आंसर है, विकास सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ है। जो बाल विकास है इसका अर्थ है, जहाँ भी आपको सर्वांगीण दिख जाए ऑप्शन में तो उसमें सभी आ जाते हैं। तो बाल विकास का जो अर्थ होता है बालक के सर्वांगीण विकास से होता है। ऑप्शन सा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास गर्भावस्था से विकास गर्भावस्था से तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर से के बाद डैश तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर डैश है ये, तो यहाँ मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आ चुका है कि टर्मन के अनुसार 51वें मास में बोलने वाले बालक होते हैं। 51वें मास का हमने क्या बताया था? मूढ़ बुद्धि वाले, ठीक है, मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। आगे उसको सही से देख लेना, सही से पढ़ लेना, नोट कर लेना, ठीक है। मूढ़ बुद्धि वाले 51वें मास। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 34वें मास में चलने वाले बालक होते हैं। जो 34वें मास में चलने वाले होते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं। कौन से? मंदबुद्धि होते हैं। 34वें मास में चलने वाले बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, ठीक। ऑप्शन ब आपका करेक्ट आंसर है, मंदबुद्धि वाले 34वें। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? 22वें माह की बात हो रही है यहाँ पर। हमने आपको 22 और 23 याद कराया था ना, तो इसका करेक्ट आंसर है 22वें माह में बोलने वाले मंदबुद्धि। कि टर्मन के अनुसार 14वें माह में लगभग स्पष्ट बोलने वाले बालक होते हैं। तो आपको 14वें माह का हमने बताया था, क्या था? सामान्य बुद्धि। 13वें माह वाले कौन से थे? प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि,
ठीक है। और 14वें माह में सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि, तो इसमें से सामान्य बुद्धि तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती हैं। इनमें एकता तथा वैशिष्ट पाया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये है फील्डमैन का कथन है। किसका है? फील्डमैन का। उभरती हैं विशेषताएं, उभरती हैं, यानी कि आप फील्ड में हैं तो फील्ड में उभर गया। देखिए आप इसको इस तरह से याद रख लेना कि जो फील्ड है, यहाँ फील्डमैन का कथन है, तो ठीक है। अब फील्ड जो है वो उभर गई, क्या हो गया? उभर गई, उभरती है। तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट देखकर इसमें से याद कर सकते हैं, बाकी आप उभरती हुई याद रख लेना, फील्डमैन। नेक्स्ट प्रश्न है अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली बुद्धि से होता है, जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। यह कथन है किसका? किसका कथन है? राइट आंसर है इसका फ्रैंक। फ्रैंक का ये कथन है। अब इसे याद कैसे करेंगे? लंबाई तथा भार में वृद्धि हो गई, आप कहेंगे कि लंबाई और भार में वृद्धि हो गई, प्रैंक मत कर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैंक है तो प्रैंक मत कर, इस तरह से याद कर लेना इसको, या कुछ और देख लेना, अपना तरीका लगा लेना। नेक्स्ट है कि बाल विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया है, तो सभी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? हर कोई भी दो बालक, हमको हर भी लगा देना है इसमें, तो हर लोग इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक। हर लोग कथन इसका सही है कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं, हर लोग का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के हर लोग हैं। कौन है? हर लोग। हर कोई विशिष्ट होता है अपने आप में, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे कि मैं उनके लिए बता रही हूँ जो कि भूल जाते हैं पेपर टाइम पर कि हाँ ये हमने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से याद कीजिए, क्योंकि अभी आपके OMR हो रहे हैं, तो आपको अच्छा है कि % आप अच्छे से 80 गेन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है इसका हरलॉक। नेक्स्ट प्रश्न है सतत विकास का सिद्धांत के समर्थक कौन है? आपको बता चुके हैं, स्किनर हैं। सतत विकास के सिद्धांत के स्किनर, सतत से स्किनर, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के समर्थक थे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो ये डगलस एंड हॉलैंड हैं, दोनों हैं, डगलस और हॉलैंड, दोनों याद रख लेना इन दोनों के नाम को, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से। और 22 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किसने यह बताया कि तर्क एवं बुद्धि प्रकारों में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है? यह कथन किसकी है कि भविष्यवाणी संभव है? तो ओवन किसका है? ओवन का करेक्ट आंसर है इसका, ओवन। ओवन ने कहा है कि भविष्यवाणी संभव है। ओवन
कहते हैं भविष्यवाणी संभव है। ठीक, अगला प्रश्न है, कॉलसनिक ने किशोरावस्था की उम्र बताई है। आगे आपको वीडियो जो आपका पार्ट 1 है उसमें बुक से ही वो प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको पूरी तरह से ऑथेंटिक हैं, तो याद कर लीजिएगा संख्या भी, और जो इन्होंने 8 बताए हैं अवस्थाएं वो भी याद कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम इसका आंसर कि कॉलसनिक ने जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था की उम्र बताई है, कितनी बताई है, तो 12 से 21 बताई है इन्होंने। किशोरावस्था की 12 से 21 बताई है। ठीक, 12 से 21 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है। तो वॉटसन से हमने क्या बताया था आपको, सन से 7। नेक्स्ट है, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है। हरलॉक ने कितनी बताई हैं, हरलॉक ने भी 8 बताई हैं, हरलॉक ने और कॉलसनिक दोनों ने 8 बताई हैं। कॉलसनिक दोनों ने 8 अवस्थाएं बताई हैं। इनके अनुसार पूछी जा रही है बाल्यावस्था होती है, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है 3 से 10 वर्ष। कितनी होती है, 3 से 10 वर्ष होती है हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था, 3 से 10 वर्ष। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट जॉन्स ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है। कितने भागों में बांटा है, अर्नेस्ट जॉन्स ने 4 में बांटा है, और इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, और उनको याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछे जा सकते हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक, हरलॉक की पूछी गया था जब हमने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे, सेमेस्टर का ही फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। कौन से होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स। ऑप्शन द आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। कौन सी शिक्षा आवश्यक है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो किशोरों के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है, नैतिक। ऑप्शन सा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। संघर्ष का अर्थ क्या है इनके अनुसार। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि विरोधी की कष्टदायक अवस्था, विपरीत इच्छा, अनहोनी घटना, तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। जन्म के समय बच्चे का रोना। ऑप्शन, श्वसन क्रिया को बढ़ाता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, दर्द का सूचक है या भूख का सूचक है। जन्म के समय बच्चे का रोना रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। ऑप्शन ब आपका करेक्ट आंसर है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। अब आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है कि यहाँ पर ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के आगमन करेक्ट आंसर है, किंग का है। ये कथन किसका है, किंग का कथन है। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन किंग, ऋतु का आगमन कौन कर रहे हैं, किंग। इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं। तो बाल संबंध है, परिवर्तन है, परिवार है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन किसका है। बाधा आ सकती है, यानी बाधा पड़ सकती है। अगर आप पूरा इसको पढ़ना चाहते हैं तो अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा
पड़ सकती है। बाधा पड़ सकती है कथन किसका है? तो ये कथन है हीली तथा ब्रूनर का। बाधा ब्रूनर, बाधा ब्रूनर, बाधा पड़ सकती है ब्रूनर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो समाजीकरण को संभव बनाता है। यह कथन किसका है? जॉनसन का है कि परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है कि जान आ जाती है। इस तरह से याद कर लेना कि परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है कि जान आ जाती है देखकर। तो जॉनसन का कथन है, बस। और क्या याद करना है आपको? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं किसने कहा है। तो प्रति से पैट्री, प्रति से पैट्री याद कर लेना, पैट्री यानी कि किलपैट्रिक ने कहा है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो आपके पास अनोखी कॉल आई थी। क्या आई थी? अनोखी कॉल आई थी आपके पास। कॉल एवं ब्रुश की है, या फिर अनोखी आपके पास जो अनोखा है जीवन के लिए वो कॉलगेट एंड ब्रुश है। याद कर लीजिए, क्या जा रहा है याद करने में। इस तरह से जितनी भी कोटेशन है सब अपने माइंड में रख लीजिए इस तरह से याद करके। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह कथन के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर है। क्या है? कथन किसका है ये? तो ये कथन है सैनफील्ड का, सैनफील्ड का। अब इसे भी अच्छे से याद कर सकते हैं कि गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे, एक्सरे यहाँ पर एक्सरे से सैनफील्ड, एक्सरे से यहाँ पर सा आ रहा है और यहाँ पर भी सा आ रहा है, तो एक्सरे से सैनफील्ड याद कर सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है कि जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उसकी मानसिक योग्यता लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं, सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं। अब ये कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है। 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उसकी मानसिक योग्यता लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं, क्रो एवं क्रो। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? तो 9 से 12 वर्ष करेक्ट आंसर है इसका, 9 से 12। कि मानव विकास किस आयु में, जो मानव का विकास है वो सबसे ज़्यादा जो है 9 से 12 वर्ष की आयु में होता है सबसे तेज गति से। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि एवं विकास के संबंध में, तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है और जिसका क्षेत्र असीमित है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका क्षेत्र असीमित है, जिसका क्षेत्र असीमित है। और विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। यह विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती है। तो ये तो आपका राइट है, इसका सा राइट है और आ भी आपका राइट है। ऑप्शन दास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक का संवेगात्मक विकास उसके निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों और व्यक्तित्व व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। यहाँ पर ये लिख गया, यहाँ पर आएगा विकास भी शामिल है, विकास भी शामिल है। ये काट लीजिए, यहाँ पर ये डैश है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका दृष्टिकोण, स्वभाव और रुचियाँ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग
वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक गरिमा परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक यहाँ पर परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक यह परिवर्तनों के लिए भी होता है, व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ठीक है, व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी। ऑप्शन साफ का राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए? 181वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है बाल्यावस्था की शिक्षण की विधियों के विभिन्न विधियों के लिए बाल्यावस्था। ऑप्शन आई इज राइट आंसर। क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो। राइट आंसर है, नाड़ियों को हमने आपको बताया था क्रो एवं क्रो, यहाँ पर नाड़ियों को क्रो एवं क्रो। ठीक है, नेक्स्ट है कि संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, यह कथन किसका है? संवेगात्मक अवस्था में किसका है ये कथन? रॉस का है। राइट आंसर है रॉस, या रॉस नहीं है, ये रॉस है, रॉस महोदय। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण और संगठित सामाजिक अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं जो दिशा पर निश्चित याद रख लेना इसमें कि दिशा पर निश्चित ये किसने कहा है? तो और बा दोनों ने कहा है, स्किनर और हरीमैन का है, ये स्किनर और हरीमैन। शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है, ये जो कथन है वो अरस्तु का कथन है। किसका कथन है? अरस्तु का कथन है ये। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो IQ बराबर MA/CA और गुणा 100। तो ये आपका राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं और ना ये होगा, क्योंकि यहाँ I है और यहाँ CA है और MA और AC, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? शारीरिक अंगों की गति की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये गामक क्रियाएं। कौन सी हैं? गामक क्रियाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। गामक विकास को तो वंशानुक्रम है और अधिगम है, गर्भावस्था की दशा है, उपयुक्त सभी राइट आंसर। तो 188वां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, द आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग में लड़कियाँ तेजी से बढ़ती हैं? तो किस आयु वर्ग में लड़कियाँ तेजी से बढ़ती हैं? 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखना है इसको, परिभाषा को। संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है। आवेश आने की स्थिति है वुडवर्थ। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर संवेग व्यक्ति, आवेश में आप वुडवर्थ, आवेश में आप बा को ले लीजिए वुडवर्थ, क्योंकि ये यहाँ पर अच्छा शब्द लिखा हुआ है आवेश, तो आवेश में आप बा को ले लीजिए वुडवर्थ से। इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से यानी कि निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति है। तो निवृत्ति है,
युयुत्सा भी है और आत्मगौरव भी है। एंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये मैकडूगल वाला भी प्रश्न पूछा गया है। तो मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? तो 14 बताए हैं। कितने बताए हैं? 14। मूल प्रवृत्तियां भी लिखी जा सकती हैं या संवेग भी लिखे जा सकता है, तो 14 ही बताए हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होता है? आमोद, अधिकार, आश्चर्य या फिर कृतिभाव? ऑप्शन है आपका, इसका राइट आंसर है कृतिभाव। कृतिभाव मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होता है। कृतिभाव मूल प्रवृत्ति के लिए रचना धार्मिता। ठीक है। नेक्स्ट है, निवृत्ति का संवेग होगा। निवृत्ति का क्या होगा? जो निवृत्ति का होगा ये घृणा होगा। क्या होगा? निवृत्ति का घृणा। निवृत्ति घृणा। और संग्रहण का संवेग है। संग्रहण का क्या है? जो संग्रहण का है अधिकार। संग्रहण, ग्रहण कर रहे हैं हम अपने अधिकार, संग्रहण। इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? तो प्रफुल्लता का संवेग करेगा। क्या करेगा? प्रफुल्लता का संवेग। राइट आंसर है ऑप्शन सा। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है शारीरिक वृद्धि का? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है कौन सा है? पारिश्रित होना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, आत्मगौरव में वृद्धि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। 198वें प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल है। किशोरों की रुचियों में, यहाँ पर जो किशोर होते हैं उनकी रुचियों में स्थायित्व का काल क्या है? तो 16 से 18। क्या है? 16 से 18 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। और भी है या खत्म हो गए प्रश्न? नेक्स्ट है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। सिर्फ एक शब्द बताना है। किशोरावस्था की जो विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है कौन सा है? परिवर्तन। किशोरावस्था में परिवर्तन, चेंजिंग बहुत देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक है। एंड बुद्धि लब्धि 140 वाले होते हैं प्रतिभाशाली। ऑप्शन द इज राइट आंसर। 140 से ऊपर वाले जो होते हैं या 140 तो प्रतिभाशाली होते हैं। एंड विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया है। विकासात्मक संवेग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जितने भी सिद्धांत है ना, वो जो कल वीडियो आएगी पार्ट 4 की, पूरी बुक का मैं आपको कराऊंगी। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी ईयरफोन लगाकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, ये किसने कहा है? राइट आंसर है ब्रिजेश। यानी कि किसका सिद्धांत है ये? ब्रिजेश का सिद्धांत है। विकासात्मक संवेग का सिद्धांत ब्रिजेश का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि। प्रतिभाशाली की हमने कितनी बताई थी? प्रतिभाशाली 140 वाले होते हैं या 140 से ऊपर जो होती है। ठीक, अब यहाँ पर सामान्य की जो होती है वो 90 से 110 या फिर 109 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर है। 90 से 110 या 109 कुछ भी मिल सकता है। हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। हीन बुद्धि की यहाँ पर बात हो रही है तो 70 से नीचे ही होंगे। हीन बुद्धि के, मंद बुद्धि के 70 से नीचे। ऑप्शन 22 राइट आंसर। नेक्स्ट है, द माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ
द माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है मानसिक स्वास्थ्य से संबंध है। किससे? माइंड से है, तो मानसिक स्वास्थ्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं। आर्थिक कारण है, जैविक कारण है, संवेगात्मक कारण है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आक्रामकता का तात्पर्य है हिंसा है, क्रोध है, स्वग्राहिता है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। पूर्ण योग है कथन किसका है? पीटरसन का है। ये किसका है? पीटरसन का। ऑप्शन आई इज राइट आंसर है। पूर्ण योग है पीटरसन। पूर्ण योग है पीटरसन। याद हो जाएगा ना, पासे पासे। नेक्स्ट है, माता पिता बालक के जन्मदाता ना होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वे अपनी संतान को देते हैं। संतान को देते हैं, ये जो है वो बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत है। बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत है, के निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन बा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं, यह सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है वो समानता का सिद्धांत है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? समानता की बात हो रही है, तो समानता का सिद्धांत है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है। बाहरी शक्ति रॉस। बाहरी शक्ति है, इतना याद रख लेना, बाहरी शक्ति है रॉस। रॉस बाहरी शक्ति है रॉस। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षा की दृष्टि से तो मानसिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों हैं। ऑप्शन सा इज राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के क्षेत्र हैं। विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव पर 20 जोड़ी बच्चों पर अध्ययन किसने किया है? 20 जोड़ी जो बच्चों पर अध्ययन किया है वो न्यूमैन, हॉलिंजर और फ्रीमैन सभी ने किया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निर्देशित होता है लगातार, तो क्या बताया था? ड्राइवर बताया था। ड्राइवर जो है लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है, ड्राइवर। ये आपको पहले बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? कौन सा करता है? TAT करता है। क्या करता है? TAT। TAT राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो सभी सिद्धांत मुख्य हैं। समानता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। वो बाहरी शक्ति थी जो कि रॉस का बताया था हमने। बाहरी शक्ति जहाँ भी दिख जाए रॉस लगा देना, ठीक है, रॉस। अब यहाँ पर वातावरण में सब वाह तत्व आ जाते हैं। ये किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है। वाह तत्व वुडवर्थ, वाह तत्व वुडवर्थ, वाह तत्व वुडवर्थ।